कितना बजे? ये था ना किसकी साइकिल है आज मेरे को? हाँ नहीं है उससे अच्छा है साइन वाला है क्या आउटलाइन साइन वाला तो मैं अच्छा लगता है ये वाला बॉडी वाला बॉडी यही बोलना मैं पूरा हूँ मेरे ऊपर का एग्जाम सारे स्टडी कर लाना पड़ता है मुझे लाना पड़ता है पूरे काम सिर्फ तीन ही आसन मेरे घर में मेरी मम्मी रहते हैं मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे घर दो है दो बच्चे थे लोग बता मानो पता है सबका हाल छोटा है जब पता तो कुत्ते हैं हाँ जमुना चौपट है और लाइब्रेरी और मैं तब मुझे पूरी फैमिली में तब देखो उनकी फैमिली में उनका ऑक्सीजन पेट्रोल था और जर्मन लैब में पेट्रोल एशिया का जल्दी उठने वाला है वहाँ से बातें करना मेरा ध्यान नहीं करता क्या संगत मेरे मेरे मेरा मतलब मैं धीरे धीरे करता हूँ हम स्पीड में कर रहा हूँ मुझे लगा कि लोग कुछ नहीं हो जाएगा मैंने राइट हैंड से देखा यदि मेरा फ्रंट भी मेरे आवाज कर रहे हैं आज नहीं मैं बहुत आवाज कर रहे हैं मेरा वाला बस लास्ट में किया जाए और पूरा सर्विस करके तेरे पास जैसी बियर है ना मेरे वाले में भी है और वो चेंज करो खराब हो सिक्स डेज में था तब ये थे अच्छे वहाँ पे करेंगे मेरे पानी के अरे मेरी साइड में छोटी सी इलेक्ट्रिक वाले खतरनाक है मैंने चलाया था राइट आज को नहीं नहीं स्क्वायर हेलो So I thank you. See you today. Good afternoon. Wow, very nice. It's not actually the king who wrote that book. The mention about the king is in these books. Okay. That symbol also you should have added. Or then this was bow and tiger. Yeah. Good. Nice. Did you make? Bye.
Who is the last class? We just winded up with the Pandya kingdom, right? Now we have to move on. Local kingdom. So whenever you talk about the kingdom or king's rule, then what next comes to your mind? See, we have Cholas, we had Cheras, and we had Pandyas. But with these three kingdoms, we also know that a particular kingdom is such a big area. पूरा एक ही राजा क्या पूरे अपने किंगडम पर कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, तो राजा को क्या करना पड़ेगा? ये सब क्या है? ये सारे किंग्स हैं। तो ये किंग्स क्या करेंगे? अपने अंडर किसी न किसी चीफ को अपॉइंट करेंगे। अब ये चीफ्स क्या करेंगे? इनके पर्टिकुलर एरियाज में अलग-अलग चीफ्स होंगे। फिर चेरास के अलग अलग चीफ्स होंगे, फिर पांड्यास के भी अलग अलग चीफ्टन्स होंगे। यस और नो? तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम आएगा तो छोटा किंग के एरिया का हिस्सा है तो वो अपने चीफ को बुलाकर उस एरिया में क्या हो रहा है इसके बारे में पूछताछ करेगा। So similarly, here in this region in Tamil kingdoms, besides these three major kingdoms, we had certain chiefs. These chiefs were known as Velid. क्या कहते थे इनको? Velid. Now we get a lot of information about them because ये जो chiefs थे ना, ये भी कोई गरीब वगैरह थे नहीं, ये भी काफी खाते पीते घर के थे, बहुत सारा पैसा था इनके पास। पैसा इनको कौन देता होगा? राजा देते होंगे, क्योंकि राजा काम करवा रहे तो राजा ही इनको पैसे देंगे, तो इनके पास खूब सारे पैसे थे। तो पैसे से ये लोग क्या करते थे? वही किंग अपने बारे में बहुत सारी बातें लिखवाने के लिए पोएट को क्या करता था? पैट्रोनेज देता था। यस और नो? तो इसी तरह ये चीफ्स भी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवाने के लिए पोएट्स को पैट्रोनेज देते थे। आर यू गेटिंग मी? तो पोएट्स को पैसा देंगे, बोलेंगे चलो लिखो हमारे बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखो, हमारे लिए पोएम्स बनाओ। ओके, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज पैट्रोनेज। So like king, these chiefs also had so much money, so much valuation that they used to give patronage to the poets. और ऐसे ही पोएट्स हमें बहुत सारे मिले हैं जिन्होंने एक चीफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसी को पढ़ के हमें पता चलता है कि उस समय ऐसे कुछ 7 चीफ हुआ करते थे। हाउ मेनी चीफ? 7 chiefs. These 7 chiefs were known as 7 patrons. What they are known as 7 patrons. अब इसी 7 patrons को तमिल वर्ड क्या यूज किया गया है? कडाइयेलु वलगल। कडाइयेलु वलगल, which itself means that they are 7 patrons. यानी वो लोग हैं जो पोएट्स को क्या दे रहे? पैट्रोनेज दे रहे। इनके नाम क्या है? इनके नाम को याद रखने के लिए पहले तो एक निमोनिक याद रखो, पोएम पैन। क्या याद रखोगे? पोएम पैन। अब पोएम पैन को देखो, अगर आप स्प्लिट करोगे तो क्या वर्ड्स आते हैं? पी से आता है परी, ओ से आता है ओरी, ई से क्या आता है? एल्मी, एम से क्या आता है? मलयन, पी से क्या आता है? पेगन, ए से क्या आता है? आई, और एन से क्या आएगा? नल्ली। तो ये 7 लोग कौन है? ये 7 वो चीफ्स है जो अपने बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखवाने के लिए पोएट्स को क्या देते थे? पैसे देते थे। तो किंग एंड पोएट्स का रिलेशनशिप तो अच्छा था ही, साथ ही साथ chiefs and poets also shared a very good relationship. Now they are given you an example here that once there was a dispute between Chola kingdom and Chera kingdom.
अगर इन दो किंगडम्स में भी डिस्प्यूट अगर हो जाता था तो ये जो चीफ्स होते थे ना वो खुद ही आगे बढ़कर क्या करते थे, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते थे, कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जिसकी वजह से किंगडम में शांति बनी रहती। Now, for example, they have given an example here. They have also extended their help to resolve any dispute between the rulers. For example, Avayyar played the role of a diplomat in the court of Adhiyaman. Now, see, please pay attention. So, Avayyar कौन है बेटा? Avayyar is a poet. क्या है ये? एक poet है. वो भी कैसी थी? वो एक बुरी औरत थी. She was an old woman. ये ओल्ड वुमन किस किंगडम को बिलोंग करती थी? चोला किंगडम को बिलोंग करती। यस, तो चोला किंगडम का चेरा किंगडम के साथ कभी कुछ रिलेशनशिप खराब हो गए थे, बहुत झगड़ा हो रहा था। उस समय चेरा किंगडम के किंग कौन थे? अधियमन, किंग अधियमन। तो ये ओल्ड वुमन अवैयार क्या करती है? ये जाती है चेरा किंग के पास और इन मैटर को सुलझाने की कोशिश करती है। सुलझा तो लेती ही है बहुत अच्छे से। चोला और चेरा के बीच जो प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करती है, लेकिन उसके साथ साथ चेरा के जो किंग थे ना अधियमन, इनको ये बूढ़ी औरत इतनी अच्छी लगने लगती है कि वो उनको माँ जैसा रिस्पेक्ट देते हैं और वो वापस उनको चोला एम्पायर में आने ही नहीं देना चाहते थे। दैट वॉज द लव, दैट वॉज द रिस्पेक्ट विद विच ही केप्ट। अगर आपके पास आपका जो मॉर्निंग स्टार का बुक है वो होगा तो आप उसमें देख सकते हो अवैयार का पोर्ट्रेट दिया गया है। ओके, टेक्स्ट बुक में इट्स देयर। सो शी वाज एन ओल्ड वुमन एंड शी मेड डिप्लोमेटिक। आज के डेट में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि दो कंट्री के बीच में झगड़ा है तो कौन जाता है झगड़ा सुलझाने के लिए? जाता है, तो जाता है, निगोशिएटर जाते हैं। निगोशिएटर्स को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोमेट्स भी बोलते हैं। तो इंडिया से अगर इंडिया का मान लो किसी कंट्री के साथ, टर्की के साथ झगड़ा हो रहा है तो इंडिया टर्की के बीच आपस में झगड़ा को सुलझाने के लिए कौन जाएगा? दोनों के डिप्लोमेट्स, दोनों के नेगोशिएटर्स, और दोनों आपस में सुलह करने की कोशिश करेंगे। Then next they have given you a Sangam poet Kapilar had taken care of Pari's daughter after death. मतलब इनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि एक कपिलार नाम के एक पोएट है, कपिलार पोएट है। कपिलार ने क्या किया? एक बार परी जो है, he was a chieftain, it's the name of the chieftain, चीफ थे कबीले के लीडर। तो परी के डेथ के बाद इनकी जो बेटी थी इसका ध्यान किसने रखा? कपिलार ने। ओके, तो परी कौन है? परी उस लड़की का नाम नहीं है। परी कौन है? परी इज द नेम ऑफ द चीफटेन। तो चीफटेन की बेटी का ध्यान किसने रखा? कपिलार पोएट ने, क्योंकि कपिलार पोएट को पैसे किससे मिलते थे? परी से मिलते थे और उनका घर क्या हो गया था? फल फूल रहा था। बट सडनली मे बी इन सम बैटल और वॉर परी लॉस्ट हिज लाइफ। तो उनकी बच्चे और उनके जो वाइफ थी, उनकी परिवार जो था उसका देखभाल किसने किया? कपिलार पोएट। कपिलार पोएट ने उनकी बेटी का क्या किया? देखभाल किया, शादी करा दी, लाइफ सेटल करा दी। These local chieftains made generous donations to the poet, bards and their consorts. यानी जो चीफ थे वो खुद भी इतने पैसे वाले थे कि वो डोनेशन दिया करते थे इन पोएट्स को। They played a significant role in the political, social and economical background. Clear this part? Local chieftains. आगे बढ़ते हैं social classes. If we talk about social classes, देखो तो उस टाइम पर बहुत सारे ट्राइब लोग भी रहा करते थे, ट्राइबल सोसाइटीज बहुत ज्यादा थी।
किसी भी सोसाइटी में अगर ट्राइबल कहा जाए तो उनको क्या रहता है, उनके पास पैसे नहीं होते लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी होती है, आर्मी होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक अलग से कबीला बनाते हैं, अपनी एक अलग से सोसाइटी बनाते हैं और वो लोग रहते हैं। उनको क्या कहेंगे हम, ट्राइब्स कहेंगे। वो ज्यादातर सिटी लाइफ में आपको दिखाई नहीं देंगे, शहरों में नहीं रहेंगे, वो उनका अलग से गांव होगा या फिर वो ज्यादातर फॉरेस्ट में रहा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज भी बहुत ज्यादा थी और साथ ही साथ ट्रेडिशनल कास्ट भी था। इसके अलावा ट्राइबल कास्ट के अलावा कास्ट डिवीजन भी हुआ करते। कास्ट डिवीजन, तो कास्ट डिवीजन में दो टाइप थे, मेजर मेजर दो डिस्टिंक्शन थे। एक था ब्राह्मण और दूसरा क्या था, लोअर कास्ट, क्लास बी कास्ट। तो अगर ब्राह्मण कहेंगे तो क्या होगा, उसमें अपर कास्ट के लोग आएंगे और दूसरा कौन सा कास्ट है, लोअर कास्ट। अब जरा ध्यान देना जो मैं कहने जा रही हूँ उस पर। देखो, अगर आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात करें तो एक होती है उच्च जाति, दूसरी होती है नीच वाली जाति। नीच वाली जो जातियां होती हैं उनके साथ ऊंचे जाति के लोग ज्यादातर मिंगल नहीं होना चाहते, बातें नहीं करते हैं, दूर रखते हैं। बट जो ऊंचे जाति के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर ऊंचे जाति का आदमी भी अमीर हो। यस, जात और पैसा ये दो क्या है, अलग अलग चीजें हैं। कास्ट होना, अपर कास्ट होना जरूरी नहीं होता है कि हर अपर कास्ट आदमी अमीर ही हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि हर लोअर कास्ट आदमी गरीब हो। यस और नो? तो इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन क्या है, अलग है, कास्ट डिस्टिंक्शन अलग है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोअर कास्ट के लोग यूजुअली दे आर नॉट वेरी वेल मॉनिटरी सप्लाइड। यस और नो? ज्यादा पैसा उनके पास नहीं होता। लेकिन उस समय में जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे, जो अपर कास्ट लोग थे, उनमें भी दो ग्रुप हुआ करता था। एक था जो रिच था और दूसरा क्या था, पुअर। लेकिन अगर कोई आदमी रिच है और वो ब्राह्मण है तो वो दूसरे पुअर आदमी के साथ, अगर वो ब्राह्मण है तो उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। अगर आज के डेट में आप देखो तो क्या आपसे अमिताभ बच्चन या कियारा आडवाणी या सिद्धार्थ मल्होत्रा यूं ही रास्ते में केले वेले खरीदते हुए दिखाई देंगे? आपसे बात करेंगे अगर वो लोकली आपको मिलेंगे? वेरी रेयरली, ना के बराबर पॉसिबिलिटीज है। यस और नो? लेकिन वैसा डिस्टिंक्शन उस टाइम पे नहीं था। अगर कोई रिच है तो वो अपने रिच होने का घमंड दूसरे पुअर लोगों के साथ नहीं दिखाता था, एटलीस्ट अपने कम्युनिटी में। आर यू गेटिंग मी? तो ब्राह्मण की क्या है, अपनी कम्युनिटी है, हायर कास्ट है। फिर वो हायर कास्ट का आदमी अगर पुअर है तो वो अपने पिछले कर्मों की वजह से पुअर है, ऐसा माना जाता था। पिछले जन्म में इसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज एक गरीब बनकर पैदा हुआ। बाकी उससे उसके कास्ट में, उसके सोसाइटी में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके पुअर होने से। हो सकता है वो हमारे जितनी लग्जूरियस लाइफ लीड ना कर पाए, लेकिन उसको भी इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना बाकी रिच ब्राह्मण को मिल रहा है। ओके, देन द हाई बॉर्न एंड द लो बॉर्न। तो ब्राह्मण्स वर द पैट्रन्स, दे गॉट पैट्रनेज फ्रॉम द किंग। सो ब्राह्मण्स को क्या कहेंगे हम, हाई बॉर्न, and these were low born. ब्राह्मण को क्या मिलता था, पैसे किससे मिलते थे, किंग से। बस ऊंचे जात में जन्म लेने की वजह से उनको क्या मिलता था बेटा, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब क्या है, पैसे मिलना, नौकरी मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, इसे कहते हैं पैट्रोनेज। तो उनको पैट्रोनेज मिलता था। देन द लार्ज पार्ट, अब देखो एक ही हमें दिखाई दे रहा है कि एक होगा जो ऊंची जाति है, वो क्या है, ब्राह्मण। बट ये जो नीचे कुल के लोग हैं, जो लोअर कास्ट लोग हैं, क्या इनमें भी फिर से कोई बाइफर्केशन था कास्ट का? नहीं, इनमें कोई बाइफर्केशन नहीं था। दो ही मेन डिस्टिंक्शन दिखाई देते थे, वो था ब्राह्मण और दूसरा क्या है, लोअर कास्ट। वापस लोअर कास्ट में भी ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे, ये और भी नीचे, ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं थे। तो लोअर कास्ट में सारे लोग क्या आ जाते थे, एक ही जैसा आ जाते थे। दे वर ऑल बिलोंगिंग टू द सेम सोशल नेक्सस। इसका मतलब सभी क्या है, अब एक ही सोशल लेवल पर है। अगर लोअर कास्ट की बात करें तो उनमें फिर से कोई ऊंच नीच नहीं है। आर यू गेटिंग मी? देन मूविंग फर्दर, अगर आप टोलकापियम बुक को उठा के देखते हो तो टोलकापियम बुक में 4 कास्ट के बारे में लिखा गया है।
टोलकापियम के बारे में याद है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या था उस बुक में? What was the book about टोलकापियम? देख के बताओ। तमिल ग्रामर बुक था ना? ऐसे क्यों कर रहे हो? खो गए क्या किसी दुनिया में? किसने लिखा था? टोलकापियर नाम के राइटर ने लिखा था ना, टोलकापियर। तो इसने क्या लिखा है? टोलकापियम बुक लिखा है। ये क्या है? ये तमिल ग्रामर का बुक है, यस और नो? तो इस बुक को अगर आप उठा के देखो तो उसमें भी कास्ट के बारे में रेफरेंस मिलता है, सोसाइटी में किस तरह कास्ट डिस्टिंक्शन था। तो ये कहते हैं कि 4 ग्रुप एग्जिस्ट किया करते। फर्स्ट ग्रुप क्या है? ब्राह्मणास। फिर दूसरा ग्रुप क्या है? किंग्स। देन क्या आएगा बेटा? किंग्स, ट्रेडर्स, देन फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। तो टोलकापियम बुक में आपको ये 4 जातियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो किंग से भी ऊपर किसको रखा गया है? ब्राह्मण्स को। इतना हाई स्टेटस देते थे ब्राह्मण्स को कि किंग भी उसके नीचे आता है। और अगर आप देखो ना ध्यान से, तो आपके वेदास में, वेद जानते हो 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इन वेदास में भी वर्ण सिस्टम दिया है, जिसमें फिर से 4 डिस्टिंक्शन थे। यस और नो? हैव यू हर्ड अबाउट वर्ण सिस्टम? तो वर्ण सिस्टम में भी क्या था? पहले कौन आते थे? ब्राह्मणास आते थे। फिर उसके बाद क्या आते थे? क्षत्रिय आते थे। फिर कौन आते थे बेटा? वैश्य आते थे। फिर कौन आते थे? शूद्र। शूद्र आते थे। यस और नो? तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ब्राह्मणा है, यहाँ पे भी ब्राह्मणा है। यहाँ पे क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते हैं? तलवार उठाते हैं हाथ में और वॉर करने के लिए जाते थे। वॉरियर। तो किंग तो वॉरियर होता ही है। तो नेक्स्ट ग्रुप क्या है? किंग। फिर वैश्य क्या करते हैं? वैश्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मर्चेंटाइल सिस्टम करते हैं। यहाँ पे भी ट्रेडर्स ही है। फिर लास्ट में यहाँ शूद्र लिखा है। शूद्र यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ग्रुप उसमें से मेंशन किया है, एंड दैट इज फार्मर्स। ओके? तो टोलकापियम बुक में उन्हें सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो क्या है? फार्मर्स। पर सोसाइटी में क्या सिर्फ फार्मर्स ही रहेंगे क्या? नहीं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कॉबलर, फिर लेदर टैन करने वाले, फिर टेलर हो सकता है, फिर साफ सफाई मेंटेन करने वाला कर्मचारी हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उन सबको क्या कर दिया? निगलेक्ट, इग्नोर कर दिया। सिर्फ एक ही ग्रुप को लिख दिया, वो कौन सा? फार्मर। ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, दिस शोज सांस्कृतिक आइडिया। सांस्कृतिक आइडिया यानी संस्कृत जो बात करने वाले लोग थे, जिनका लाइफस्टाइल संस्कृत और तमिल से मिलजुल कर बना हुआ था, उन लोगों का ये सोसाइटी में कॉन्सेप्शन था। आर यू गेटिंग मी? तो इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ के लोग संस्कृत बात नहीं करते थे, वो भी बात करते थे, लेकिन नॉर्थ के संस्कृत को बात करने की स्टाइल और साउथ के स्टाइल में काफी फर्क है। क्योंकि साउथ इंडिया में जो संस्कृत इस्तेमाल होता है, उसमें काफी सारे तमिल वर्ड्स के मिक्सचर्स भी आपको दिखते हैं। जैसा सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू सी इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और वो जो मैंने अभी लिखा था उस तरफ, वो कहाँ था? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। The Brahmanas during this age were respectable and learned community. They performed caste duties. अब जो किंग्स थे ना, किंग्स हमेशा ब्राह्मणों को क्या करते थे? अपने यहाँ पे कोई हवन, पूजा, यज्ञ वगैरह कराने के लिए, अगर राजा की शादी हो गई, शादी तय हो गई, तो शादी में जो हवन वगैरह कराना पड़ता है उसके लिए, या फिर गृह शांति बनाने के लिए, या फिर अगर छोटा राजकुमार पैदा हो गया है तो उसका नामकरण, ये सारे कामों के लिए ब्राह्मणों को याद किया जाता था। बट इसके अलावा भी और कुछ काम होते थे। एक्सक्यूज मी, दैट इज द जुडिशियल ऑफिसर। यानी कभी भी अगर किसी भी दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो इनके बीच सुलह करने के लिए आज हमारे पास कोर्ट है। इन टुडेज डे वी हैव अवर कोर्ट्स, वी हैव अवर जजेस, बट इन दोस डेज हु यूज्ड टू बी द जज? द ब्राह्मणास यूज्ड टू बी द जज। बिकॉज़ ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते थे, दे वर रिलेटेड, दे वर रिवॉल्विंग अराउंड द रिलीजन।
रिलीजन के आसपास ही डिस्प्यूट होते थे। और रिलीजियस बुक किससे पढ़े थे? ब्राह्मणा ने पढ़े थे। तो ब्राह्मणों को ही क्या बना देते थे? जज बना देते थे, और वही जज बनकर इनको सलाह देते थे राजा को कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इसके अलावा दे ऑल्सो यूज्ड टू बी द प्रीस्ट। प्रीस्ट तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, दैट दे यूज्ड टू कंडक्ट लॉट्स ऑफ पूजा यज्ञ हवन भी वगैरह कराते थे, तो प्रीस्ट भी होते थे ये। उसके साथ साथ ये और क्या थे? एस्ट्रोलॉजर भी थे। एस्ट्रोलॉजर यानी राजा को भविष्य बताने का काम करते थे कि राजा जी देखिए आपके कुंडली में शनि मंडरा रहा है, इस समय वॉर पर बन जाएंगे तो पूरी तरह हार जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम किसके थे? ब्राह्मणों के थे। मूविंग फर्दर, ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही प्राउड थे अपने कंट्री और अपने लैंग्वेज के लिए। जो भी ये अपने भाषा बात करते थे ना, संस्कृत हो या तमिल हो, जो भी भाषा थी उस पर बड़ा गर्व था उनको, और अपने कंट्री लैंड, अपने मदर लैंड पे भी बहुत गर्व था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि राजा पर तो खैर बातें होती ही रहेंगी। ओवरऑल आगे हम बात करेंगे ट्रेडर्स के। ट्रेडिंग क्लास दो तरीके की थी। जो लोग ट्रेड करते थे ना बेटा, वो दो तरीके के। एक थे आपके वैश्यास, एंड दूसरे कौन थे? वेल्लास। वेल्लास के बारे में पहले भी हमने बात की थी, क्लास में की थी या नहीं की थी? आया था ना कि कहीं पे तो वेल्लास पहले भी। हाँ देखो यहाँ आया था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में निकालो, पॉइंट नंबर 4 देखो, पेज नंबर 67 ऑफ योर मॉड्यूल। इफ यू सी दैट वहां पे वेलिर का भी नाम है, वो क्या थे? चीफ्टेंस, दैट आई हैड ऑलरेडी रिटन हियर अबाउट। देन दूसरा कौन आता है? वेल्ला, दे आर पेजेंट्स, दैट इज द फार्मर्स। अब देखते हैं, ये दो ही ग्रुप थे जो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? ट्रेडिंग एक्टिविटीज किया करते। अब जो वैश्यास थे, इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में थोड़ा सा डिफरेंस था एज कंपेयर टू द वेल्लास। नाउ वैश्यास को हम क्या करेंगे? प्रॉपर ट्रेडर्स कहेंगे, जो सच में क्या करते हैं? ट्रेडिंग ही इनकी मेन एक्टिविटी है। और वेल्लास को क्या कहेंगे? पेजेंट्स। पेजेंट्स व्हिच आल्सो मींस फार्मर, यस और नो? और फार्मर को इस कास्ट के कैटेगरी में कहाँ रखा है? बॉटम मोस्ट पे रखा है, लास्ट में रखा है। तो इन फार्मर्स को ना ड्यूटीज ऑफ लर्निंग नहीं थी, ड्यूटीज ऑफ लर्निंग नहीं थी। They were not supposed to learn, but these Vaishyas who were the traders, they were supposed to learn. What they are supposed to learn? They are supposed to learn the Vedas. 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वेदों की पढ़ाई गुरुकुला जाकर जो पढ़ाई होती थी वो सिर्फ वैश्य लोग करते थे, ट्रेडर लोग करते थे। लेकिन वेल्लास जो पेजेंट्स है, फार्मर्स है, वो इस कास्ट सिस्टम के लास्ट रिंग पर है, इसीलिए उनको ये लर्निंग यानी ड्यूटीज ऑफ लर्निंग नहीं था, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती। आर यू गेटिंग मी? पहले भी यही था ना, नॉर्थ इंडिया में भी क्या करते थे? शूद्रों को कहाँ पढ़ने देते थे? That is the reason that they are still educationally backward, economically backward. That is why government of India is giving them reservation, yes or no? तो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, कहानी तो एक ही हो रही है। जो भी लोअर कास्ट लोग है, क्या इनको इनके अधिकार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर बीइंग डिप्राइव्ड। पढ़ाई लिखाई से डिप्राइव किया जाता। तो चलो, वैश्य के और क्या क्या काम थे? ये तो ड्यूटीज ऑफ लर्निंग थे, ये पढ़ाई लिखाई करते थे। और क्या करते थे इसके अलावा? परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, यानी बलि देना। जानते हो बलि देना क्या होता है? कभी कभार यज्ञ वगैरह होता था उस समय हिंदुओं में, तो उस यज्ञ में क्या करते थे? एक जानवर को ले आते थे और जानवर को मार देते थे, और उस जानवर का खून उस यज्ञ के आग में डालते थे। उसे बलि देना कहते, सैक्रिफाइस देना। वो भी उस समय क्या था? बहुत हाइट पे था। यू नो, बिकॉज ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था। किसी भी जानवर को मार के आप अपने क्या प्रेयर्स कर रहे हो? बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था, एंड दैट इज द रीजन जैनिज्म, बुद्धिज्म, दीज रिलीजियस केम। यस और नो? क्योंकि हिंदू रिलीजन में ये क्या था? ये एक ड्रॉबैक था। किसी भी जानवर को मारने से हमारे प्रेयर्स कैसे फुलफिल होने वाले? डजंट मेक एनी सेंस, लॉजिकली तो कुछ भी नहीं है ये। तो इसीलिए लोगों को हिंदुइज्म पर गुस्सा आया, और बहुत सारे लोग क्या करने लगे? हिंदुइज्म छोड़कर जैनिज्म और बुद्धिज्म की ओर शिफ्ट होने लगे।
Okay, that is a different story. But performing of sacrifice was considered to be a very high thing in those times. बहुत पैसे मिलते थे जो पंडित उस सब चीज को करता था ना, उस सैक्रिफाइस के रिचुअल्स के बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे. Then making gift. What else? Agriculture. Agriculture and protection of cows and trade. तो वैश्यास के क्या क्या एक्टिविटी थे? मेकिंग गिफ्ट. अब देखो, राजा को गिफ्ट देना एक बड़ी बात है, यस और नो? अगर आप राजा को कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो राजा आपसे खुश होगा. राजा आपको ट्रेडिंग के लिए और भी ज्यादा फैसिलिटीज अवेल करा के देगा. तो मेकिंग गिफ्ट वाज वन ऑफ एन एक्टिविटी. एग्रीकल्चर, क्योंकि ये ट्रेडर है तो ट्रेडिंग के साथ साथ इनके पास पैसा आएगा तो जमीनें खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे तो उस पर फार्मिंग करेंगे. देन प्रोटेक्शन ऑफ काउस एंड ट्रेड्स. अब आप फार्मिंग कर रहे हो तो यू विल नीड बुलक्स, यस और नो? वो प्लाव जो होता है ना चलाने के लिए, हल, उसके लिए तो बुलक्स ही चाहिए. तो काउस, बुलक्स, इन सबके प्रोटेक्शन का काम भी किसका होगा? वैश्यास का. अब यही सारे काम ये लोग भी करेंगे, बस डिफरेंस क्या है इनका कि ये ड्यूटीज ऑफ लर्निंग नहीं कर रहे, बाकी ये सारे चीज ये भी कर रहे हैं, वेललास भी कर रहे हैं. ओके, ओनली वन थिंग दैट दे आर नॉट डूइंग इज दे आर नॉट लर्निंग. So making gifts, agriculture, trade and worship are prescribed as the function of the Velala. बाकी सारे काम ये भी करेंगे. बस पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया. So these were the two important communities जो ट्रेडिंग में थी. यानी ब्राह्मणास तो थी, उसके बाद किंग्स के बारे में भी पढ़ लिया, अब ट्रेडर्स के बारे में भी पढ़ लिया, जिसमें फार्मर्स का भी एक सेक्ट इंक्लूडेड है. Am I clear? So caste के बारे में almost सारी चीजें कवर हुई. मूविंग फर्दर, अब देखो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हर जगह के क्या होंगे? अलग अलग होंगे. हर जगह पे ऐसी जमीन तो नहीं होगी कि जिस पर आप एग्रीकल्चर कर ही सको. हर जगह पे ऐसी जमीन नहीं होगी जहाँ पे आपको भर भर के पानी मिले, नदी होंगी. ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में बहुत सारे नदी थे, सब अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं ना जहाँ पे पानी की कमी हो, या फिर वहाँ खेत अच्छे नहीं उगते हो, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल ना हो. तब वही देखेंगे कि ज्योग्राफिकली भी कैसे यहाँ का लैंड क्या था, अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड था. सो ज्योग्राफिकल डिविजन्स देखेंगे, और जैसे ज्योग्राफी बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा? इनके प्रोफेशन पर भी इफेक्ट होगा, यस और नो? तो सबसे पहले है कुरिंजी, फिर दूसरा क्या आएगा आपका? पलाई, फिर तीसरा आएगा आपका मुलाई, and ultimately the fourth one is Naikal. Naikal, something like that. Maruttam भी है ना? हाँ. This will come in the last, then Maruttam will come. Maruttam, and then finally Main. Now see, let's first see the meanings of these words. जो आपका कुरिंजी है, that indicates hilly area, hilly backwoods, which also means कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों? फॉरेस्ट होगा, यस और नो? हिल से तो क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट होंगे. Then when it is saying पलाई, पलाई का मतलब क्या है? parched zones. अब parched zones क्या होते हैं? What do you understand by parched zones? एक ऐसी जगह जहाँ पे जो जमीन है ना वो खड्डे खड्डे पड़ गया उसमें. आप लोगों ने देखा होगा कभी टीवी पे वगैरह दिखाते होंगे ना कि सॉइल कैसे हो गया, ऐसा लैंड दिखाते हैं, और ऐसे लैंड में जो सॉइल होती है उसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे गिरे होते हैं, ऐसे क्रैक्स आ गए होते हैं सॉइल में, यस और नो?
ये क्रैक्स अगर आए हैं तो ऐसे जमीन को हम क्या करेंगे, पार्च्ड जोन्स, दैट मींस लैंड विद क्रैक्स। ड्राई लैंड हो गया, इतना ड्राई है कि वहां पे पानी है ही नहीं, तो उस एरिया को क्या कहेंगे, पलाई, पार्च्ड जोन्स। देन नेक्स्ट इज योर मुलाई। मुलाई क्या एरिया है, पास्टोरल ट्रैक्ट, पास्टोरल ट्रैक्ट। पास्टोरल ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ग्रास होगा, यस और नो, ग्रासलैंड होगा ये एरिया मुलाई वाला। देन मरुत्तम इज वेटलैंड। वेटलैंड मतलब ये कहाँ होगा, इट विल बी समवेयर नियर वाटर, यस और वाटर के पास होगा, नियर वाटर, रिवर, सी, लेक, यस दैट इज नॉट सी, नियर फ्रेश वाटर, जहाँ पे पीने का पानी हो जिससे आप एग्रीकल्चर वगैरह कर सको। और ये नेतल क्या है, इट इज दैट एरिया व्हिच इज नियर सॉल्टी बॉडी। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो जैसे जैसे एरिया डिवाइड होता गया है, अलग अलग टाइप के एरियाज है, तो यहाँ पे इनके प्रोफेशन भी क्या हो जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हिली बैकवुड में रहते हैं, उनका प्रोफेशन क्या होगा बच्चों, ठीक है, कारपेंटर या वुड का काम करेंगे, लेकिन ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स, यस और नो। कारपेंट्री का काम जो होगा वो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन है, वो करने के लिए वो कहाँ जाएंगे, सिटी एरिया में जाएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो लकड़ियां हैं वो पेड़ों को काट कर लकड़ियां किसी कारपेंटर को देने का काम करेंगे, यस। बाकी इनका मेन काम क्या होगा, हंटिंग और गैदरिंग, यस। देन नेक्स्ट क्या है, पार्च्ड जोन्स, यानी यहाँ पर क्या है, क्रैक्स है, जमीनों में गड्ढे हैं, ड्राई है पूरी जमीन, यहाँ पे फार्मिंग कर ही नहीं सकते, मतलब यहाँ पे क्या है, सूखा पड़ा है। अगर सालों से किसी जमीन में सूखा पड़ा हो तो यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, वॉन्डर अराउंड, ठीक है, वॉन्डर करके भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर चोरी करने लगेंगे, यस और नो। यहाँ वहां घूमेंगे, देखेंगे कहीं कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, चोरी करने लगेंगे। तो यहाँ के लोग क्या थे बेटा, इनकी एक्टिविटी क्या थी, इनका प्रोफेशन ही था कि ये प्लंडरर थे, क्या थे, रॉबरर्स। पूछो बेटा, कुछ डाउट है तुम्हें, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ओके। तो ये प्लंडर किस चीज का करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये क्या उठा के ले जाते थे, गाय भैंस बकरी, कैटल लिफ्टिंग, क्योंकि अगर कैटल को उठा के लेके आएंगे तो कैटल क्या करेगी, दूध देगी उनको, तो वही दूध ये जाके बेचेंगे और उनको पैसा आएगा, ये सोच कर कैटल उठा के लेके आते। लेकिन कैटल को भी खाने के लिए चारा और पानी तो चाहिए, और वो तो इनके पास था नहीं, तो कुछ दिनों बाद कैटल क्या हो जाती थी, गाय भैंस क्या हो जाती थी, मर जाती थी, तो उसी गाय भैंस के फ्लैश को फिर ट्रेड करने निकल पड़ते थे। आर यू गेटिंग मी? तो यही सोचकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। अब मुलाई, मुलाई यानी पेस्टोरल ट्रैक, यहाँ पे क्या है, चारा है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, पेस्टोरल वर्क, यस और नो, गाय भैंस को चराने का काम करेंगे। सो देयर वर्क विल बी एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा आपके बुक में एक और भी दिया है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। डू यू नो अबाउट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नहीं पता, ठीक है, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। मेरे पास ना इतनी बड़ी जमीन, मैं एक ग्रुप ऑफ ट्राइबल हूँ, मैं कौन हूँ, ट्राइबल हूँ, मैं यहाँ आती हूँ इस जमीन में, तो मैं क्या करूंगी, इस जमीन का इतना सही हिस्सा लूंगी, यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना, सभी पेड़ को काट दूंगी इतने एरिया में, और इन सभी पेड़ों को जो कटे हुए हैं उन पे क्या करूंगी, आग लगा दूंगी। क्यों आग लगा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर दैट पार्ट, आई वॉन्ट टू क्लियर दैट फॉरेस्ट एरिया। अब आग लग गया तो सारा का सारा सब कुछ जल जाएगा, जलने के साथ सॉइल में क्या इंक्रीज हो जाएगी, पोटेशियम लेवल्स, सॉइल की पोटेशियम लेवल्स इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैं उसमें क्या करूंगी, अपना फार्मिंग करूंगी, अपने क्रॉप्स लगाऊंगी, फिर कुछ सालों बाद ये एरिया क्या हो जाएगा,
अगेन इनफर्टाइल, क्योंकि मैंने तो जला दिया था सब कुछ, तो ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं ये जमीन। पोटेशियम का जितने दिन लेवल है उतने दिन मुझे क्या मिलेगा, क्रॉप्स मिलेगा। जैसे ही पोटेशियम लेवल्स खत्म हो जाएंगे ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। फिर मैं क्या करूंगी, बगल वाले एरिया में जाऊंगी, वहां पे भी सारे पेड़ क्या करूंगी, काट दूंगी और मेरा प्रोसेस रिपीट करूंगी। आर यू गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ऐसा करते करते बाय द टाइम जब मैं इस वाले एरिया पे आ चुकी रहूंगी ना, तब तक ये सारे एरियाज क्या हो चुके होंगे, फिर से यहाँ पे ट्रीज उग जाएंगे, पहले जैसा था वैसा हो जाए। और मैं जब तब तक यहाँ का कर लूंगी, वापस में शिफ्ट होके कहाँ आ जाऊंगी, यहाँ पे। आर यू गेटिंग मी? तो ये लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाले लगातार मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। जहां पे इनको लैंड मिलती थी, अच्छी लैंड मिलती थी, वहां के ट्रीज को काट देना और वहां पे एग्रीकल्चर करना। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और आज भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है ना, जैसे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, वहां पे ऐसे ही टाइप का एग्रीकल्चर होता है। ओके, एनिमल हस्बेंड्री तो समझ आ गया, गाय भैंस बकरी को चराना, उनका दूध वगैरह बेच बेच के आना है। आगे है मरुत्तम। मरुत्तम क्या है भाई, ये वेटलैंड है और आजू बाजू में पानी कैसा है, ताजा पानी है, फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे ना, एग्रीकल्चर पहले तो करेंगे। क्यों एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अच्छे पानी से तो हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, फिशिंग वगैरह भी होगा, लेकिन वो काम होगा इस वाले एरिया में, सॉल्टी वाटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटोरल लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिटोरल। यहाँ के लोग क्या करेंगे, फिशिंग भी करेंगे एंड विद दैट दे विल आल्सो डू सॉल्ट का ट्रेडिंग, क्योंकि नमकीन पानी में ही तो आपको सॉल्ट भी मिलेगा, तो यहाँ पे सॉल्ट की ट्रेडिंग भी होगी। क्लियर? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार कैसे इन लोगों का काम होता था वो। सो व्हाट यू विल डू, जहां पे वो कलाई लिखा है, मुलाई लिखा है, मरुत्तम लिखा है, वहीं पे आप पेंसिल से वो जो नीचे पॉइंट्स में दिए ना, वो पॉइंटर्स को भी लिख लो। दैट इज विद द Kurinji you will write they are hunters and gatherers. Above Palai you will write they are plunderers. Above Mulai you will write animal husbandry, shifting agriculture. Above Maruttam you will write agriculture. Above Netal you will write fishing and salt. तो इससे आपको पढ़ने में आसानी है। पेंसिल लो और फटाफट ये दो तीन वर्ड्स जो मैंने बताया अभी वो लिख दो। Done writing? Food, before you go to food and dress, there are some more points. ये सब काम के अलावा भी कुछ और भी जैसे काम थे इनके, that is goldsmith, blacksmith and potter. Goldsmith क्या काम करेंगे बच्चे, सोने के जेवर बनाने का, गोल्ड ज्वेलरी। ब्लैकस्मिथ आयरन, यस आयरन वर्क। एंड पॉटर क्या काम करेगा, पॉटरी का काम करेगा। तो ये भी कुछ प्रोफेशंस थे जो इनके अलावा भी यहाँ के लोग किया करते। नाउ मूविंग टू फूड एंड ड्रेस। अब यहाँ पे ग्रेन, फ्लैश एंड फिश वर द चीफ आर्टिकल ऑफ फूड। नेचुरली ग्रेन इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर तो हो रहा है, इनके पास जमीन है। फ्लैश बिकॉज यहाँ पे क्या है, हंटर्स एंड गैदरर्स की है, ये यहाँ जाके हंटिंग करेंगे।
एंड फिश, क्योंकि यहाँ पे पानी है, स्प्रिंग वाटर है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिशिंग भी होगा। सो 3 मेजर सोर्सेस ऑफ फूड इनके पास थे। बिसाइड्स दैट दे आल्सो ग्रू वेजिटेबल, मिल्क, क्योंकि मिल्क यहाँ पे क्या पास्टोरल एक्टिविटी हो रही है, तो मिल्क भी होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इनके पास थे। देन ग्रेन वाज हस्क्ड इन hollows made in ground and converted into flakes। देखो ऐसा आपने कोई एक स्ट्रक्चर देखा है क्या पहले? पत्थर का बना हुआ ऐसा कोई स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो, देखा होगा कभी? तो इसमें क्या होगा ना, एक ऐसी बड़ी सी डंडी होगी जो काफी ऊपर तक होगी, और ये ऐसा छोटा पॉट जैसा होगा जो जमीन पे रखा होगा पत्थर का। इसमें ग्रेन्स डालकर ऐसे ऐसे करेंगे, मारेंगे उसके ऊपर, ताकि वो जो ग्रेन्स जो है उनके ऊपर का जो कवरिंग है, जो हस्क है, वो क्या होगा, निकल जाए। ओके, सो इसी को क्या करते थे, दे यूज्ड टू हस्क दिस इन hollows। इसमें से जो फ्लेक्स आएंगे ना, जो ग्रेन्स के छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, उन ग्रेन्स के टुकड़ों को क्या बोल रहे हैं ये लोग, अवल। उन फ्लेक्स को क्या बोलते हैं, अवल। और इन्हीं फ्लेक्स के साथ क्या बनाते थे, एक अच्छा डिश बनाते थे, उस डिश का नाम क्या है, अप्पम। खाया है कभी अप्पम? आपने खाया है? अगर किसी साउथ इंडियन होटल में जाओ और वहां पे अप्पम मांगो तो आपको दे देंगे। 2 तरीके का होता है, स्वीट अप्पम भी होता है और नमकीन वाला भी होता है। अगर यूट्यूब पे भी कभी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अप्पम की रेसिपी ऐसे ऐसे होते हैं वो डिश, ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे फूले हुए मुट्ठू से, पुडिंग जैसा। खाने में बड़ा मजा आता है, टिफिन में वगैरह डाल के देते थे पेरेंट्स। मैंने तो नहीं खाया था, मेरे क्लास में जो बच्चे आते थे ना, साउथ इंडियन बच्चे होते थे, उनके बैग में से लेके खाती थी। बाद में मम्मी ने भी सीख लिया, उन्होंने भी बनाया, लेकिन अप्पम अच्छा होता है, टेस्टी होता है चीज। इसको दूध में डाल के लोग खाते थे साउथ इंडियन लोग। ये जो संगम संगम एरा के जो लोग थे, अप्पम को कैसे खाते थे, soaked in milk, and that was considered to be as luxury, luxurious item। अब देखो हमारे लिए लग्जरी क्या होगी, वो आइसक्रीम जिस पर गोल्ड लगा, गोल्ड लीफ लगा हुआ, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारी लग्जरी है। तो इनके लिए लग्जरी क्या है, अप्पम जो मिल्क में डाल के बनाया गया। इसके अलावा एक और भी चीज ये लोग खाते थे, फ्लैश ऑफ टॉर्टोइस। ओके, तो भी याद रखना पड़ेगा, फ्लैश ऑफ टॉर्टोइस ये लोग खाया करते। Then fish, when the fish is cooked in piping hot, बहुत ही गरम गरम अगर बना के फिश का भी अगर कोई डिश दिया जाए तो भी इनके लिए क्या होता था, एक बहुत ही अच्छी लग्जूरियस आइटम कहलाई जाती है। Then क्लोथिंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 पीस में क्लॉथ हुआ करते थे, मतलब एक कपड़े को वो क्या करेंगे, नीचे अपने वेस्ट से टाई करेंगे और दूसरा क्लॉथ क्या होगा, उनके शोल्डर के ऊपर होगा। सो 2 पीस क्लोथिंग था। यहाँ पे लोग वुमेन इन द हाई सोसाइटी यूज्ड कॉर्सेट। अगर कॉर्सेट की बात करूं तो साड़ी पे जो ब्लाउजेस पहनते हैं ना, वो आज के टाइम पे क्या है, इट इज वर्किंग लाइक अ कॉर्सेट। ओके, सो अपर पार्ट को अगर कुछ भी कोई भी क्लोथिंग कवर कर रहा है तो उस क्लोथिंग को हम क्या कहते हैं, कॉर्सेट। सो कॉर्सेट वाज यूजुअली वर्न बाय वुमेन, और वो कौन सी वुमेन, हाई सोसाइटी की वुमेन, ऊंचे घराने की औरतें पहना करती थी। और बालों में क्या लगाती थी, हेयर पेस्ट। हेयर पेस्ट क्यों लगाएंगे, अभी बाल तो सफेद होंगे ना, उम्र छुपाने के लिए औरतें तभी भी कोशिश की, आज भी करती रहती। ये सुन, आज की औरतें क्या लगाती है, हेयर डाई, गार्नियर, रेवलॉन, पता नहीं क्या क्या आता है। यस, उस टाइम की औरतें क्या लगाती थी, हेयर पेस्ट, उनका जो आयुर्वेदिक था वो लगाती। ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, बोथ मेन एंड वुमेन यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स। देन द चिल्ड्रन वोर अ नेकलेस ऑफ टाइगर टीथ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा या नहीं, लेकिन एक ऐसा पेंडेंट होता है, क्या ऐसे टाइप का पेंडेंट आप लोगों ने कभी देखा है, टाइगर टीथ का? यहाँ पे भी एक दांत है, यहाँ पे भी एक दांत है, दोनों दांतों को ऐसे मिला के ज्वाइन करके गले में एक पेंडेंट बनाकर डाल देते थे छोटे बच्चों का। वो क्यों डालते थे, ताकि बच्चों को नजर ना लगे, बुरी नजर ना लगे। तो टाइगर का टीथ क्या करेगा, हमको बचाएगा बुरी नजर से। दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू वेयर इट। क्लियर अपने इधर? इजी है ना चैप्टर, अभी इजी लग रहा है? शुरू में तो बड़े परेशान लग रहे थे, अभी आई थिंक काफी इजी हो गया। नाउ जनरल थिंग्स हैव कम, नो?
मूविंग फर्दर, एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते थे, डांस था, म्यूजिक था। आज भी साउथ इंडिया तो सबसे ज्यादा लीड करता है व्हेन इट कम्स टू डांसिंग एंड म्यूजिक। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, पता नहीं कितने सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं इनके पास साउथ में। तो वो सारे वहां पे तभी से ही ओरिजिनेट होना शुरू हो चुके थे। देन कॉक फाइटिंग एंड गोट फाइटिंग वेर पॉपुलर। कभी देखा आपने दो मुर्गी आपस में लड़ती रहती है? यस, दैट इज कॉक फाइटिंग। वो आज के डेट में क्या है, बैंड है। ऐसे दो एनिमल्स को आपस में लड़वाना ये बैंड है, ये एक्टिविटी को कोई भी कोई सरकार अलाउ नहीं करती। लेकिन फिर भी इन सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश कॉक फाइटिंग अभी भी होता है। मकर संक्रांत जानते हो, फेस्टिवल, उसके टाइम पर ये लोग कॉक फाइटिंग करवा ही लेते हैं। हालांकि जितना ये बैन क्यों ना हो, आके पुलिस आके रुकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी उनको मजा आता है तो ये खेल कर रहा है, ठीक है। देन गोट फाइटिंग वाज वेरी पॉपुलर। गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना, यस वो भी था। ब्रेसलिंग तो इतने हद तक करते थे कि कभी कभी एक पार्टिसिपेंट की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती, फिर भी ये लोग रेसलिंग करते थे। देन चिल्ड्रन आल्सो प्लेड वेरियस गेम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ वुमेन। औरतों का क्या स्टेटस था इस सोसाइटी में, वुमेन को कैसे रहना चाहिए था, क्या करती थी औरतें, चलो वो देखते। सोसाइटी तो कभी भी मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल नहीं रही है, तो यहाँ पे भी वुमेन को कोई इक्वल स्टेटस तो खैर नहीं मिल रहा है। जो मैरिड वुमेन हुआ करती थी, मैरिड वुमेन से क्या एक्सपेक्टेड था कि वो एक बहुत अच्छी वाइफ बने, ब्यूटीफुल वाइफ बने और अपने पति के लिए सारा काम करे, खाना बनाए, ब्यूटीफुल होकर रहे, ओबीडियंट रहे, पति की सारी बात माने। दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैरिड वुमन। और कुछ औरतें ऐसी भी थी जो क्या हो जाती थी, फीमेल एसेटिक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एसेटिक? संन्यास ले लेती थी। यस, शादी नहीं करती थी, क्या करती थी, संन्यास ले लेती थी। कहती थी कि हमें शादी वादी में, घर संसार में नहीं पड़ना, हम तो भगवान के धर्म कर्म का काम करेंगे। तो ऐसे दो एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिए। एक है कौंडी अधिगल, कौंडी अधिगल। इनके बारे में मैंने एक बहुत लंबी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन इस समय मैं वो भूल चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं कल तक उसे पढ़ के फिर से, आई हैव दैट बुक आल्सो, इट इज गिवन इन योर 11th और 12th एनसीईआरटी बुक, हिस्ट्री का जो बुक है ना उसमें है, पर इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई हूँ। मैं पढ़ के आऊंगी और फिर आपको सुनाऊंगी, ठीक है। देन दूसरी एक सेंट की एसेटिक थी, उनका नाम क्या है, मणि मेघलाई। मणि मेघलाई कौन थी, इनके नाम से एक एपिक भी लिखा गया है। आप जानते हो पिछले क्लास में मैंने आपको सिलप्पादिकरम की स्टोरी सुनाई थी, जिसमें कोवलन जो पति था वो अपनी वाइफ कण्णंगी को छोड़ के माधवी नाम की लड़की के साथ भाग गया था। तो माधवी से उनको एक बेटी हुई थी, उसका नाम क्या था, मणि मेघलाई। ओके, तो कोवलन और माधवी की बेटी थी मणि मेघलाई। वो भी क्या करती है, वो शादी नहीं करती और वो धर्म कर्म के काम में अपने आप को लगा देती। ओके, तो वो भी क्या थी, शी वाज एन एसेटिक। There were also a large number of courtesans. Courtesans कौन होते हैं बेटा, जो राजा के दरबार में नाच गाने का काम करते हैं, yes or no? So there were large number of courtesans also in that era. लेकिन इस टाइम पे जो औरतों का फ्रीडम था वो काफी हद तक था। जैसे आप देख सकते हो मुगल एरा आते आते औरतों को तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो चुका था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था। women were allowed to move around, वो जहाँ चाहती थी जा सकती थी, जहाँ से आना चाहती थी आ सकती थी। यहाँ तक कि अगर कुछ अमीर यानी रिच फैमिलीज के वुमेन थे ना, उनको तो बहुत अच्छा एजुकेशन भी मिलता। रिच फैमिली के जो वुमेन थे उनको बेहतर एजुकेशन मिलता था। यू कैन सी मेनी वुमेन पोएट आल्सो। उनके पास एजुकेशन है तभी तो कविताएं लिख रहे हैं, एजुकेशन नहीं होता तो कैसे लिखते। So there were many rich people who had good education and best education, that is why they used to get education also. अब पिछले क्लास में जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ना कण्णंगी की, तो कण्णंगी क्या है, कण्णंगी यहाँ पे आज के डेट पर एक देवी की तरह पूजी जाती है। यस, कोवलन की जो वाइफ थी ना कण्णंगी, उसने क्या किया, शी डाइड बिकॉज ऑफ द सॉरो ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड नो। तो उसके बाद जो वहां के राजा थे उनको बहुत बुरा लगा
और उन्होंने क्या किया, वो श्राप जो उसने दिया था ना कि मदुराई क्या हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा ना हो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मंदिर मंदिर बनवाए, इनकी पूजा की कन्नंगी की। और आज भी वहां के लोग ये जो कन्नंगी है इनको क्या मानते हैं, देवी मानते हैं, गॉडेसेस मानते हैं। Okay, so Kannagi is still revered there, and the people who worship her, they are known as Pattini cult. Pattini cult. यानी वो लोग जो कन्नंगी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। She is also known as chaste lady, यानी बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई औरत है। She is also known as goddesses of chastity. यानी बहुत ही शुद्ध स्त्री है, पूरे ही मन से, कर्म से, धर्म से, तन से उसने क्या किया है, सिर्फ अपने पति के बारे में सोचा है, पति की सेवा की है। That is why she is known as a chaste lady. Then this place is seen to have been become popular as Senguttuvan's worship of Kannangi. अब सेंगुत्तुवन कहाँ थे, कौन से राजा थे बच्चों, चेरा किंग के राजा थे ना। लेकिन ये कहानी कब हुई थी, पांड्या के एरा में, और पांड्या के एरा में ही क्या आता था, मदुराई भी आता था। तो इनका जो वर्शिप है वो इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना स्प्रेड हो चुका है that it is not just restricted to Pandya kingdom, but Chola and Chera people have also started worshipping her. Yes or no? That is why the Cheran king Senguttuvan also worships Kannangi. That is the chaste lady. और फिर ये वर्शिप इतना और भी फैल गया कि आगे ये श्रीलंका भी गया और मालवा इधर नॉर्थ। एक पुराने मंदिर में आज भी इनका जो है इमेज अवेलेबल है कन्नंगी का, मतलब जो ड्राइंग उन्होंने पेंटिंग वगैरह बनाई थी वो अवेलेबल। वो सच्चा है या नहीं, दैट नोबडी कैन से, बट आई कैन जस्ट शो यू कन्नंगी's image. उनके नाम का ये पुतला भी बना है, स्टैचू ऑफ कन्नंगी, चेन्नई में है। क्योंकि इनको भगवान की तरह मानते हैं, देवी की तरह मानते हैं, इसलिए उनका पुतला बना के। देखो उनके हाथ में वो पायल भी है जो वो फेंकी थी ना दरबार में लाकर, ये देखो मेरे पास भी वैसा ही है, क्या आपने मेरे पति को मरवाया, तो वो भी सिंबॉलिकली उनके हाथ में रखा है। Are you able to see? Moving further. The images of Pattini Devi were preserved in the Tamil temples till recently. अभी तक तो थे images, लेकिन अब पता नहीं अब कहाँ गए हैं। आपके बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा, we don't know. स्टैचू तो मिल गया, हम भी देख। ओके, नाउ मैरिजेस। यहाँ पे शादियां भी बहुत सारी होती थी बेटा इन लोगों में। सो विमेन के कितने टाइप्स पढ़े हमने, 1, 2 and 3। मैरिड वुमेन, फीमेल एस्थेटिक एंड कोर्टेसंस। फीमेल एस्थेटिक में कौंदी, अधिगढ़, मणि मेघलाई, कोर्टेसंस पढ़े। एंड मैरिड वुमेन का एक बेस्ट एग्जांपल क्या था, कन्नंगी एंड द पट्टिनी कल्ट। बच्चों आप लोगों को कितने टाइप की शादियां पता है, शादियों में क्या टाइप होता है, एक तो होता है, और वो भी हमारी नहीं है कि नहीं? इन लोगों के पास ओह वेरी गुड, दो तो इसने सुन रखा है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। आपको क्या लगता है और कितने हो सकते हैं? कोर्ट मैरिज भी थर्ड आ गया, चलो। और ये तो आजकल के हुए ना मैरिजेस, लेकिन उस टाइम पे शादियों के 8 टाइप्स थे। कितने? चाइल्ड मैरिज नहीं बच्चे वो सब नहीं थे। चलो देखो यहाँ पे कितने टाइप के मैरिज थे और शादियां कैसे होती थी। मैरिजेस ज्यादा तो इंफॉर्मेशन नहीं है मैरिजेस के बारे में संगम एज के टाइम पर, जो भी बुक में लिखा हुआ मिला है बस उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। Some works like टोलकापियम and काकवियाल, यानी 2 बुकों के नाम आपके याद रखने पड़ेंगे। टोलकापियम तो पहले से ही हम लोगों ने रट रखा है, yes or no? We know about टोलकापियम बुक। अब इसके अलावा एक और बुक याद रखना है आपको मैरिजेस में, काकवियाल।
इस बुक में क्या मिलता है, मैरिजेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस इज ऑल्सो अ बुक, दिस इज ऑल्सो अ बुक। इन बुक्स में क्या मिलता है आपको, मैरिजेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। कहा जाता है कि इनके पास ओरिजिनली मैरिजेस का कोई ऐसा रिचुअल नहीं होता था, बस मम्मी पापा ने हाँ कह दी तो शादी हो गई ऐसा मान लेते थे, और यहाँ पे लड़का लड़की साथ साथ रहने लग जाते। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया से आर्यंस साउथ इंडिया में आए तो उन्होंने शादी के रिचुअल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। यानी वो सात फेरे लेना, आग जलाना, बीच में हवन कुंड रखना, फिर पंडित बैठकर पता नहीं क्या क्या उस आग में डालता रहता है, और फिर ये लड़का लड़की एक दूसरे को क्या करते हैं, वरमाला पहनाते हैं। फिर तो गला इतना दर्द करता है, माय गॉड। मैंने की नहीं है शादी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो बस फ्रेंड्स ने जो बताया उससे बता रही हूँ। देन वो क्या करते हैं, सिंदूर वगैरह जो लगाते हैं, मंगलसूत्र वगैरह पहनाते हैं। ये सारे कस्टम्स कौन साउथ इंडिया में लेके गया, नॉर्थ से आर्यंस इन कस्टम्स को साउथ इंडिया में लेके गए। ओके, अदरवाइज ओरिजिनली साउथ इंडिया में ऐसा कुछ खास तंबू वंबू लगा के शादी वादी नहीं की जाती। मम्मी पापा की हाँ हो गई तो शादी हो गई ऐसा मान लेते हैं। देन they mention spontaneous coming together of sexes, यानी राजी खुशी है तो दोनों साथ साथ रहने लग जाते हैं। Then there was secret marriage and open alliances. देखो शादियों में भी उस टाइम पे भी दो मेजर टाइप क्या थे, एक तो छुप छुप के शादी करना, सीक्रेट मैरिज, और दूसरा क्या था, ओपन अलायंस। ओपन अलायंस तो हम जानते हैं, जहां पे ओपन यानी आपका अरेंज मैरिज फॉर्मेट रहता है ना, वो मम्मी पापा आएंगे, हाँ हमारा बच्चा हमारी बच्ची गुड्डी खेलेंगे, आज से साथ साथ रहेंगे, डिसाइड हो जाएगा और इनकी शादी हो जाएगी, चलो लड्डू बढ़ गए। ये क्या है, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, लेकिन दूर तक खानदान में किसी को पता भी नहीं। ये कैसा होता है, सीक्रेट मैरिज। तो साउथ इंडिया में उस समय में संगम एज में ये दोनों टाइप की शादियां क्या थी, एग्जिस्ट करती थी। Okay, then they also refer to 8 forms of marriages known to the Sanskrit Dharma Shastra, and they show a great ingenuity in fitting them into the framework of the Tamil scheme. 8 अलग-अलग टाइप की शादी कैसी होती है, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेकर शादी करते हैं। फिर दैव विवाह, फिर दैव विवाह में लड़का और लड़के के जो, हाँ लड़की के माता पिता होते हैं वो कुछ शादी का रिश्ता लेकर लड़के के पास जाते हैं, तो वो दैव विवाह होता है। और ब्रह्म विवाह में लड़के के माता पिता शादी का प्रस्ताव लेके लड़की के पास आते हैं, ऐसा। फिर राक्षस विवाह, पैशाच विवाह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लड़की को बेहोश करके लड़का भगा के लेके जाता है। ये जो होते हैं ना, ये ऐसे टाइप्स होते थे, जिसमें पहले के जो 4 शादियों के टाइप्स थे वो अच्छे माने जाते हैं, और बाकी के जो 4 है जैसे राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये इतने अच्छे नहीं माने जाते। तो देयर वर टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। भागना मत मेरे से इंस्पायर होकर, पता चला कि भाग गए अपने अपने घरों से। These were the marriage forms that were relevant in those times. Okay. अब बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। यहाँ पे जो लोग थे वो कैसे थे, सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट। हमें ज्यादा पैसा कमाने को मिल रहा है तो भी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, जितना इनको 2 वक्त की रोटी और एक अच्छा सिंपल लाइफ लीड करने के लिए चाहिए था उतना मिल रहा है, तो इनको अच्छा पता था। कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, इंडस्ट्री बनाने में भी इंटरेस्ट रखते, उनको क्या था, उनको पैसा चाहिए था, तो सम ऑफ देम वेर डूइंग इंडस्ट्रीज, और उससे वो क्या जमा करते थे बच्चों, वेल्थ जमा। अब आगे इस इकोनॉमी का सेक्शन हम अगले क्लास में लेंगे, अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी स्टार्ट विद फरक कंसेप्ट। अभी तक तो सब ठीक है ना बच्चों, हिस्ट्री में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है ना? सो वी मीट यू इन द नेक्स्ट। बाय टिल देन पढ़ते रहना, रिवाइज करना। ओके।
कौन सी कैटेगरी